नमस्कार, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने जो एलओआई के नियम हैं, नियम क्रमांक 23 तक हमने जाना था। अब आगे की वीडियो में हम चालू करते हैं नियम क्रमांक 24 से। तो 24वां नियम ये कहता है, 24वां नियम ये कहता है कि बिल्डर रिहैब बिल्डिंग की फर्दर सीसी, मतलब रिहैब बिल्डिंग की जो फर्दर सीसी होती है, जब उससे पहले एआरएस से सोसाइटी के नाम का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट सबमिट करेगा। मतलब ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसके पहले भी जो मुद्दा आया था उसमें ये बोला था कि सीसी देने के पहले आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ भी वही चीज़ आ रही है कि अगर सीसी के बाद यदि सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं की है, प्रपोज्ड है, तो आपको फर्दर सीसी, यानी जो बांधकाम का एक प्लिंथ सीसी दिया है उसके बाद फर्दर सीसी देने के पहले बिल्डर को एआरएस के असिस्टेंट रजिस्ट्रार इनके यहाँ से सोसाइटी का कुछ नाम का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा। और नियम क्रमांक 24 सर्कुलर 154 के अनुसार, सर्कुलर 154 के हिसाब से निर्माण कार्य शियर वॉल टेक्नोलॉजी से करेगा। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था सर्कुलर नंबर 154, जिसमें अपना शियर वॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये क्यों होती है। क्योंकि शियर वॉल टेक्नोलॉजी से जो भी इमारत बनाई जाएगी उस पर भूकंप झेलने की ताकत होती है, आंधी तूफान झेलने की ताकत होती है। और जो शियर वॉल टेक्नोलॉजी कैसे होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपने बिल्डिंगों में लिफ्ट देखा होगा, लिफ्ट की चारों तरफ की बाउंड्री पूरी कंक्रीट की एक बार में ही बनाई जाती है दरवाज़ों तक। तो उसी तरह शियर वॉल टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर इनके स्लैब, सीढ़ी, दरवाजे, खिड़कियां जो भी है एक ही कंक्रीट के दरमियान बनाई जाएगी, जिसमें मेंटेनेंस कम आता है। अलॉटमेंट के बाद मेंटेनेंस का खर्चा कम रहता है। तो ये पॉइंट नंबर 25। अब पॉइंट नंबर 26 क्या कह रहे हैं? विकास कार्य रात को 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे डेवलपमेंट में रात के समय काम करते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्योंकि थोड़ा तो तकलीफ डेवलपर्स को भी होती है। क्यों होती है, उसके कारण भी हैं। कारण ये है कि पहले जब डेवलपमेंट का कंस्ट्रक्शन होता था तो उस समय जगह पे, साइड पे ही जो पहले मशीनें आती थी जिससे कंक्रीट का मिश्रण करके तैयार किया जाता था। अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती थी कि हर बार मात्रा को चेक करना पड़ता था कि क्या सीमेंट, रेती, गिट्टी या बराबर मात्रा में डाली गई है या नहीं। अब इसमें रेडी मिक्स ये मटेरियल आने लगे हैं, रेडी मिक्स जो मटेरियल आने लगे हैं, जो अब हर कंस्ट्रक्शन साइड पे हो या बीएमसी की साइड हो, रोड की साइड हो, हर जगह वही चीज़ वापरी जाती है, जिसको बाकायदा आईएस कोड के हिसाब से प्रमाणित करके ही किया जाता है। और उसका जो मापन तुल्य होता है मिक्सिंग का, वो आईएस स्टैंडर्ड ही होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से किया जाता है। अब उससे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि दिन में आप जो ट्रैफिक्स देख रहे हैं,
वो ट्रैफिक की वजह से अगर उन्हें लेट हो जाता है तो मटेरियल्स ख़राब होते हैं। अब नो डाउट कि डेवलपर जब स्लैब वगैरह भरेगा तो एक ही दिन में 25-25, 30-30, 40-40 जो कंक्रीट की गाड़ियाँ आती हैं, तो उस हिसाब से अपने यहाँ से जहाँ से वो मिक्स करके निकलते हैं, वहाँ से यहाँ आने के समय में जो समय लगता है, उस समय का माप तुल्य करके ही वो निकलते हैं। लेकिन अगर उसमें हैवी ट्रैफिक हो जाने की वजह से माल ख़राब होने की शंका ज़्यादा रहती है। हालांकि उस गाड़ी के अंदर पानी से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था रहती है। मिक्सिंग के लिए आप खुद ने देखा होगा तो उनका जो कंटेनर, राउंड वाला कंटेनर घूमते ही रहता है स्लो में, ताकि माल मिक्स होते रहे और उसमें पानी वगैरह की व्यवस्था सब रहती है। लेकिन रात के समय क्या होता है, ट्रैफिक फ्री होती है, जिससे आवागमन में उनको आसानी होती है। इसके लिए मोस्टली डेवलपर्स कभी भी आप देखना, जो स्लैब वगैरह का प्रोग्राम होगा वो सुबह 3-4 बजे के बाद स्टार्ट करते हैं। तो उनको थोड़ी कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है, थोड़ा कानून भी तोड़ना पड़ता है, क्योंकि 10 से 6 बजे तक यदि इस चीज़ को अगर बंद रख देते हैं तो 6 बजे के बाद ऑलरेडी ट्रैफिक हो जाती है। तो हर जगह पे मोस्टली बिल्डर जिस दिन स्लैब भरना होगा, ये आपका जो बीम्स वगैरह भरने के लिए इनको प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो क्योंकि बीम्स वो दिन में भी बुलाते गाड़ी तो भर जाती, क्योंकि एक गाड़ी बुलाएंगे तो कम से कम 8-10 बीम उनके या उससे ज़्यादा भर दिए जाते हैं। लेकिन स्लैब की मात्रा बहुत बड़ी होती है। अब जैसे एक बिल्डिंग है तो एक स्लैब भरना है, क्योंकि उस स्लैब के अंदर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं दोस्तों, कि अगर कंक्रीट आधा आधा स्लैब भरेंगे तो उसमें लीकेज के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। इसके लिए एक ही बार में पूरे स्लैब्स को भरते हैं ताकि लीकेज ना हो। तो ये कारण है, इसके लिए डेवलपर्स थोड़ा कानून तोड़ के भी काम करते हैं। लेकिन वो शायद हो सकता है कि आपकी सुविधा और लोगों की सुविधा के लिए भी ज़रूरी है। तो उनको रात को 10 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि 2000 में नॉइज़ पॉल्यूशन एक्ट निकला है, जिसके से नॉइज़ पॉल्यूशन एक्ट में अंदर जो ध्वनि प्रदूषण जो भी चीज़ होता है वो चीज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपने को पता ही है कि 10 बजे के बाद यहाँ तक पटाखे फोड़ने पे भी पाबंदी है, लाउड स्पीकर बजाने पे भी पाबंदी है। तो उनका टाइमिंग है रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 27, अब जो भी डेवलपर्स है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब भी करेगा तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्ट के अंदर जो भी नियम्स हैं उसके नियम के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन परिपूर्ण करेगा। जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नियम है। और पॉइंट नंबर 28, जो एविएशन, जो डेवलपमेंट एविएशन जोन में होते हैं एयरपोर्ट के नज़दीक, तो एविएशन जोन जहाँ से फ्लाइंग जोन होती है, तो उस जगह पे इनको एयरपोर्ट एविएशन अथॉरिटी की एनओसी सीसी के पहले प्रस्तुत करना होगा। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले इनको प्लिंथ सीसी मिलती थी, तो प्लिंथ सीसी तक इनको कोई तकलीफ नहीं होती थी कि प्लिंथ सीसी तक आपको मिल जाती है। लेकिन इसमें कुछ डेवलपर्स, जो स्लम डेवलपर एसोसिएशन ने इस चीज़ में प्रस्ताव रखा था एसआरए के सामने कि ये बार बार सीसी लेने में समय आता है, जिससे जो डेवलपमेंट का काम में रुकावट होती है और हम तेज़ी से उस चीज़ को नहीं कर पाते, और तेज़ी करने जाए तो उस चीज़ में क्या होता है कि जो हमारी सीसी है प्लेन से उसके आगे भी काम चला जाता है, तो हमको पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो इसके लिए एक साथ में ही सीसी दिया जाए। तो अब जब सीसी उनको पूरी बिल्डिंग की मिलती है तो इसके लिए उन्हें प्लिंथ सीसी के पहले एविएशन की एनओसी मैंडेटरी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसकी। अब पॉइंट नंबर 29, इसमें जो डेवलपर है एक अंडरटेकिंग सबमिट करेगा कि जो भी रिफ्यूज एरिया होगा उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, और जो सेल बिल्डिंग है उसके अंदर जो भी लोग विक्रेता यानी जो भी परचेज़र हैं
उनके भी एग्रीमेंट के अंदर ये कंडीशन डाली जाएगी कि इस रिफ्यूज़ एरिया का कोई भी आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों अब मैं रिफ्यूज़ एरिया के बारे में बताता हूँ मैं। ये जो हाई राइज़ बिल्डिंग जो होती है, तो हाई राइज़ बिल्डिंग की जो हाइट्स है कुछ 24 या 30 मीटर, उसके बाद उनको रिफ्यूज़ एरिया रखना पड़ता है, कंपलसरी मैंडेटरी है। और रिफ्यूज़ एरिया के अंदर जहाँ भी रिफ्यूज़ एरिया रखी जाती है उसके अंदर कोई दरवाजे खिड़कियाँ नहीं होती है। अगर खिड़की है भी तो खिड़की के ऊपर कोई भी ग्रिल वगैरह नहीं रहती, ओपन रहती है। और जो भी रिफ्यूज़ एरिया रहेगा वो लिफ्ट के सामने नहीं रहेगा, लिफ्ट से दूर होगा और उसका एंट्रेंस सीढ़ियों की तरफ, उसका जो भी एंट्रेंस है सीढ़ियों की तरफ होना चाहिए। अब जैसे जैसे आपकी हाइट्स बढ़ती है, जैसे अभी 7 फ्लोर के बाद बिल्डर को एक रिफ्यूज़ एरिया रखना है, फिर उसके बाद 16 फ्लोर के बाद वो रिफ्यूज़ फ्लोर उनको रखना है। और रिफ्यूज़ फ्लोर जो भी रिफ्यूज़ फ्लोर होगा मोस्टली फ्रंट ऑफ रोड होगा, कि रोड की तरफ ही रहे। अब रिफ्यूज़ एरिया क्यों रखा जाता है इस विषय में बताता हूँ, लेकिन पहले ये चीज़ बता दूँ, जो छोटी बिल्डिंगें होती हैं 2 फ्लोर की 3 फ्लोर की, तो उसमें जो टेरिस होता है उसको ट्रीटेड एज अ रिफ्यूज़ फ्लोर एरिया ये भी कहा जाता है, कि वो रिफ्यूज़ फ्लोर का काम करता है। अब प्रॉब्लम रिफ्यूज़ फ्लोर एरिया रखा क्यों जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि रिफ्यूज़ फ्लोर होता क्या है। दोस्तों तो रिफ्यूज़ फ्लोर ये होता है कि अगर समझो इनकेस अगर बिल्डिंग में कोई आगजनी हो गई या कोई दुर्घटना हुई, तो उस समय इमरजेंसी निकासी कि जहाँ से आपने देखा होगा कि आप बस में भी जाओ ट्रेन में भी जाओ तो कुछ खिड़कियाँ रहती है, इमरजेंसी एग्जिट डोर लिखा रहता है। वैसे बिल्डिंग के लिए रिफ्यूज़ फ्लोर एरिया रखा जाता है और उसकी हाइट है इतने फ्लोर के बाद आपको रिफ्यूज़ फ्लोर एरिया रखना ही है। उस डेंसिटी के हिसाब से उतना फ्लोर एरिया रखना होता है। अभी उसकी जैसे 7 फ्लोर की है तो मिनिमम वहाँ पे समझ जाइए ना कि हाफ फ्लोर से ज़्यादा का रिफ्यूज़ फ्लोर एरिया रखना होगा। अब रिफ्यूज़ फ्लोर एरिया उस समय जैसे आग लगी, अब समझो दूसरे या तीसरे फ्लोर पे आग लगी है, अब समझो नीचे के लोग तो नीचे भाग जाएंगे, अब ऊपर वाले कहाँ जाएंगे, तो ऊपर उसके ऊपर वाले उस रिफ्यूज़ फ्लोर की तरफ भागेंगे। इसके लिए वहाँ पे कोई भी दरवाजे एंट्रेंस पे नहीं होते हैं, वो कभी भी उसको बंद नहीं रखा जाता, हमेशा खुला रखा जाता है इमरजेंसी के लिए। और वहाँ से उसकी निकासी होती है वो भी पूरा खुला रहता है। और जो फायर ब्रिगेड अग्निशमन दल है उनकी जो भी गाड़ियाँ हैं उसी रास्ते से लोगों को बचाव कार्य का काम करती है। और उसी तरह टेरेस फ्लोर है कि जब बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो ऊपर वाले फ्लोर को आप टेरेस फ्लोर पे टेरेस की तरफ भाग सकते हैं। इसीलिए दोस्तों टेरेस फ्लोर के का भी नियम दिया गया है, टेरेस फ्लोर का भी नियम दिया है कि टेरेस फ्लोर का जो भी एंट्रेंस और एग्जिट होगा वो स्टैंडर्ड होगा, आईएस कोड के हिसाब से होगा, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से 6x3 का। आज बहुत सारे इलाकों में देखता हूँ एसआरए के अंदर ही कि जो रिफ्यूज़ फ्लोर मतलब जो बिल्डिंगें हैं एविएशन जोन के अंदर आती है, तो एविएशन जोन ने कहा कि भैया यहाँ पे 125 मीटर आपका बड़ा है, हाइट ज़्यादा है, आप कम कर दीजिए। तो वहाँ पे एसआरए ने उनको 0.25 मीटर कट करने के लिए दिया, कमी करने को दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो दरवाजे का साइज़ था वो छोटा कर दिया। अब वो आईएस कोड के हिसाब से क्यों रखना है, इसका कारण ये है क्योंकि दोस्तों स्टैंडर्ड दरवाजे क्यों रखे जाते हैं, उसके लिए है कि कोई हैंडीकैप्ड या बीमार व्यक्ति कुछ भी हो उनको आसानी से वहाँ से निकाला जा सके। इसके लिए 3x6 का एरिया रखा है। अगर वो चीज़ छोटी कर दिया जाए तो वो निकासी से नहीं निकल पाएंगे जो लोग व्यथित हैं। तो इसके लिए ये चीज़ भी सरकार को और एसआरए को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हुई है
उस चीज़ के अंदर तात्काल उस चीज़ पे आगे ये चीज़ न हो तो उसका ध्यान रखा जाए। क्योंकि मेरे बगल में जो बिल्डिंगें बनी हैं कोतवाड़ी भीमवाड़े में, वहाँ पे जो दरवाजे हैं आधे कट कर दिए गए हैं, मुश्किल से 2.5 बाय 2.5 के बॉक्स बना के रखे हुए हैं, जो कि उस समय धोखादायक है अगर ऐसी कोई भी घटनाएं वहाँ पे होती है तो, क्योंकि तो टेरेस फ्लोर है और रिफ्यूज फ्लोर एरिया माना जाता है। तो दोस्तों ये आपका हो गया 29 पॉइंट, और इसके अंदर हमने रिफ्यूज फ्लोर के बारे में भी सीख लिया, क्योंकि रिफ्यूज फ्लोर को समझना बहुत ज़रूरी है आपको, इसलिए मैंने रिफ्यूज फ्लोर के बारे में आपको बताया। क्योंकि मुंबई में बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग SRA में भी बन रही है, लेकिन वहाँ के लोगों को भी, सोसाइटियों को ही देखना है कि क्या डेवलपर ने रिफ्यूज फ्लोर एरिया बराबर मेंटेन किया है या नहीं किया है, क्योंकि बहुत नेसेसरी है। और सोसाइटी को भी ध्यान देना चाहिए कि इस एरिया में कभी भी कोई भी दरवाजे नहीं लगाए, दरवाजे न लगाए। और ये मैंने नहीं बताया लिफ्ट की तरफ क्यों नहीं रहती, उसका कारण यह है कि जिस समय ये आगजनी होती है उस समय लिफ्ट में प्रतिबंध लगा जाता है कि कोई भी व्यक्ति लिफ्ट की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों आग होती है तो आग कहाँ पकड़ती है, पहले इलेक्ट्रिसिटी में। अगर इलेक्ट्रिसिटी में आग लगती तो हो सकता है कि लिफ्ट आधे में बंद पड़ जाए। तो इसीलिए उस समय नियम ये है कि उस जब भी ऐसी दुर्घटना आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आसानी से आप रिफ्यूज फ्लोर तक पहुँचें। और लिफ्ट का उपयोग करना एकदम खतरनाक है ऐसे समय में। तो दोस्तों अब आते हैं आपका पॉइंट नंबर 30। अब डेवलपर द्वारा जो भी प्लान सबमिट किया जाएगा रिहैब बिल्डिंग का, उसमें रिहैब टेनामेंट के साथ PAP की फ्लैट्स का भी प्लान के अंदर स्पष्ट रूप से दर्शाएगा कि यहाँ पे इतने PAP है और ये फ्लैट्स में उनको अलॉट कर, या फ्लैट्स या कॉमर्शियल जो भी है बाकायदा उनको वहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, स्पष्ट रूप से प्लान में दिखाया जाएगा। तो ये नियम है 30। अब 31 नियम ये है कि MRTP एक्ट सेक्शन 21E के तहत डेवलपमेंट चार्ज भरना होगा सेल बिल्डअप एरिया के लिए। मतलब आपका जो भी सेल बिल्डअप एरिया है उसका जो MRTP एक्ट 124 का ये कहना है कि भाई जो भी डेवलपमेंट होता है या डेवलपमेंट में कोई चेंजेस करते या कुछ भी करते तो उससे चार्जेस भरने पड़ते हैं। जैसे उसका असिस्मेंट हो गया, असिस्मेंट टैक्स हुआ, वो आपको पे करने पड़ते हैं। तो इसके लिए उसका चार्जेस भरना ज़रूरी है, तो वो चार्ज भरना डेवलपर को ज़रूरी है MRTP एक्ट सेक्शन 124E के तहत। अब सर पॉइंट नंबर 32। अब सर्कुलर 130 SRA, सर्कुलर का परिपत्र का SRA का सर्कुलर क्रमांक 130 SRA के अनुसार पूरा डेवलपमेंट का जो लागत है, जितने उनके डेवलपमेंट में खर्च होने वाले हैं, उस खर्च का 1% शुल्क भुगतान करना पड़ेगा, वो भी जो ज़मीन की कीमत होगी उसको छोड़ के। अब दोस्तों ये जो 1% जो वसूल किया जाता है, कि जो कानून बने हैं बांधकाम मजदूरों के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए, कि अगर वो समझो वहाँ पे उस चीज़ को नहीं किया गया है तो 1% ये शुल्क वसूला जाएगा उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये उसमें आता है। अब पॉइंट नंबर 33, जो कंपोजिट है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन IS कोड के नियमानुसार होगा। अब दोस्तों पहले जो बिल्डिंगें बनती थी उसमें कंपोजिट नाम का वर्ड नहीं था, उसमें अब ये नए नाम आ गए, एक कंपोजिट और एक अब्यूटिंग। अब कंपोजिट का मतलब होता है कि लगा हुआ, एक दूसरे से अटैच्ड ही है, और अब्यूटिंग का मतलब होता है सटा हुआ, कि मतलब उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, तो उसको अब्यूटिंग में डाला जाता है, सटा हुआ। तो ये जो चीज़ है, जो कंपोजिट बिल्डिंग बनाएगा डेवलपर रिहैब बिल्डिंग,
वो आईएस कोड के नियमानुसार जो भी कंट्रोल क्वालिटी के नियम्स हैं उसके तहत ही बनाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से उसका जो भी मेजर्स होगा, माप मात्रा जो भी होगा उसके हिसाब से आईएस कोड के हिसाब से बनाएगा। और वैसे ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। जो पहले जगह पे ये लोग माल मटेरियल बनाते थे तो वहाँ पे इनका प्रॉब्लम्स क्या होते थे, कोई सीमेंट कम हुआ है। अभी ये रेडी मिक्स माल मंगा रहे हैं, तो वो रेडी मिक्स माल में तो भाई वहाँ से स्टैंडर्ड क्वालिटी ही निकलेगी और उसकी चेकिंग भी होती है। जब भी गाड़ी आती है तो इंजीनियर्स रहते हैं वो माल चेक करते हैं, बॉक्स टाइप बनाते हैं। आपने कभी देखा हो डेवलपर में छोटे छोटे बॉक्स स्क्वायर टाइप में बना के रखेंगे, फिर उनको चेक करते हैं, उसकी डेंसिटी चेक की जाती है। तो वो हर गाड़ी का चेक करते हैं कि कहीं कोई गलत तो माल नहीं दे रहा है, उस पर लिखा जाता है। तो ये चीज़ है, तो उसके हिसाब से अबोर्डिंग बिल्डिंग का निर्माण करें। अब 34वां पॉइंट है, झोपड़पट्टी धारक व पीएपी के लोगों के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करेगा एसआरए के तहत, इसमें भवनों को और ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अब इसके अंदर एक चीज़ है कि डेवलपर जब लोगों को अलॉट करेगा तो उसके अंदर जो झुपड़ी धारक हैं और टेनामेंट हैं, अरे पीएपी टेनामेंट हैं, तो उनके साथ एग्रीमेंट होगा, एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा कि भाई आप कि जो भी सदबिका है आप किसी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते लीगल हायर को छोड़ के। अब जो भी नियम सरकार के हैं उस नियम के अनुसार, और यदि आप इस चीज़ को कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन या कुछ भी करते हैं तो आपको जो अवधि दी गई है, जैसे पहले 10 साल थी अब 5 साल की है, तो 5 साल के बाद भी एसआरए की मंजूरी के बाद, मतलब एसआरए की मंजूरी मिलने के बाद पूर्व परवानगी से, तो वो चीज़ क्लियर होगी। इसके लिए डेवलपर उनसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करेगा और ये बताएगा पॉइंट में कि भाई आप ये प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते हो जब तक कि सरकार का नियम है, और उसमें लीगल हायर नहीं आएंगे, क्योंकि लीगल हायर को राइट दिया गया है कि आपका राइट चेंज कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे आ रहा है पॉइंट नंबर 35। तो दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है तो आज हम 34 तक की बात करेंगे, क्योंकि पॉइंट नंबर 35 बहुत बड़ा है और शायद इसको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 35 के अंदर भी 10 पॉइंट्स हैं, उसकी 10 कंडीशंस हैं। तो हम इसको कल पे लेते हैं और हम आज 34 पे ही इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप करेंगे एलओआई का, क्योंकि ये तीसरा पार्ट हो जाएगा। कल हम 35 पार्ट से शुरुआत करेंगे, ताकि उसके अंदर भी 10 कंडीशंस हैं, तो अभी बताने का तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा पॉइंट नंबर 24 से लेके पॉइंट नंबर 34 तक, और हमने रिफ्यूज़ एरिया के बारे में भी पता किया कि रिफ्यूज़ एरिया क्या है, उसके बारे में भी हम सीखे। फिर सीवर कंस्ट्रक्शन क्या है उसके बारे में भी हमने सीखा। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, सीवर कंस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि देखिए आपकी जागरूकता ही आपको नुकसान से बचाएगी। और फिर उसके अंदर जो भी सोसाइटीज़ की नियम दिए गए थे कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कब करना है, और अगर नहीं किया है तो फर्दर सीसी के पहले सोसाइटी का नाम का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट डेवलपर को जमा करना है। इस सारे में ये नियम है। तो ये नियम जो पूरा एलओआई, पूरा जो लेटर ऑफ इंटेंट है, ये समझ लीजिए पूरा एक इशारे है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, 2-5 जो बिल्डर के काम का है, उनको जो भी अलग चीज़ है उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। तो वो चीज़ों को मैं, जो आपके काम की चीज़ है, जैसे एनओसीज लेना है, 144 कंप्लाइज करना है,
130 का कंप्लाइंस, 2 चीज़ें मैं जो सर्कुलर्स है वो सब मैं बता रहा हूँ, 154 का वो चीज़ें बता रहा हूँ। कुछ ऐसे नियम से उसको जाने का कोई मतलब नहीं, वो मीनिंगलेस है। वो अगर समझो नहीं भी पूरा करते तो कोई मतलब नहीं है, वो आप एलओई के कंडीशंस में देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट को कभी आप अपने दिमाग में नहीं रखना कि यही पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि देखिए हर स्कीम का अलग एलओई निकलता है, जिसके अंदर 1-2 नंबर आगे पीछे कंडीशंस होते हैं, लेकिन ये जो कंडीशंस है ये होने ही चाहिए। ये आपको जागरूक रखिए। अगर ये कंडीशंस नहीं है तो आप कंप्लेंट फाइल कीजिए कि भैया हमें अधूरा एलओई क्यों दिया है, आपने इतनी कम कंडीशंस क्यों दी हैं, क्योंकि समय के साथ अब कंडीशंस और बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एलओई की अगली कंडीशन के साथ में। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग मेरी बातें सुन सुन कर थक गए, तो इसके लिए मेरा भी इंटरेस्ट ख़त्म होते जा रहा है। तो यदि आप मुझे प्रोत्साहन देंगे तो और अच्छी अच्छी वीडियोस बन सकती हैं। तो दोस्तों कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो अच्छी लगी या उसमें कुछ कमी है तो क्या है, क्योंकि आप मुझे बताएंगे तो मैं समझूंगा। क्योंकि पहले शुरुआत में जैसे आप लोगों ने कहा कि भाई आप ये माइक सामने आ रहा है आप नीचे कर लो, तो मैंने माइक ही गायब कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ गलत हो रहा है। तो चलिए ये चीज़ तो टेक्निकल है, ये तो हम धीरे धीरे सुधार लेंगे, लेकिन जो जो कानून के अंदर में है उसमें कहीं भी कोई भी चीज़ें अगर थोड़ा सा भी गलत हो रहा है या कहीं चीज़ में भूल रहा हूँ तो उस चीज़ को मुझे याद दिलाइए। जैसे कि कल विश्वास जी ने मुझे याद दिलाया था डीसीआर के रूल नंबर 3311 का। अरे बहुत इंपॉर्टेंट विषय था जो मेरे भी दिमाग से निकल गया था, लेकिन विश्वास जी ने बराबर समय पे बताया और एलओआई के समय ही बताया, और जिस समय बताया उस समय हमारा टॉपिक भी पीएपी का ही था। तो ये बहुत अच्छी बात बताइए विश्वास साहब जी। वैसे सर आपको भी बताइए कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ तकलीफ है, वो भी बताइए कि शायद मुझे और अच्छी तरह से समझाना चाहिए या आप अच्छी तरह समझ रहे हैं या किसी और विषय पे समझा रहे हैं, तो वो विषय भी सजेस्ट कीजिए मुझे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी एलओआई की कंडीशन को लगातार कंटिन्यू करते हुए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।